हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि व्यापारिक बैंक का अर्थ क्या होता है और व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, जिसमें हमने आपको 3 कार्यों के विषय में बताया कि व्यापारिक बैंक हमारी जमाएं स्वीकार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें उधार देते हैं, और तीसरा उनका कार्य बताया साख सृजन करना। साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, इसका मीनिंग अपन देख चुके हैं, जिसके अंदर जो हमारे व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपनी प्राथमिक जमाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कई गुना बढ़ा देते हैं। अब ये साख सृजन का कार्य कैसे संपादित होता है, ये प्रक्रिया कैसे चलती है, आज की क्लास में हम वही अध्ययन करेंगे कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन या साख निर्माण कैसे किया जाता है। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। देखो आप सभी को पता है कि अपन सब बैंक, बहुत सारे व्यक्ति बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं और बहुत सारे व्यक्ति वहां से पैसा बाहर निकालते हैं। तो जो बैंक के अंदर पहली बार पैसा जाकर जमा करा रहा है उसको हम कहते हैं प्राथमिक जमा। यदि उस प्राथमिक जमा के आधार पर बैंक अपनी तरफ से नई प्रकार की जमाएं उत्पन्न कर देता है तो उसको अपन कहते हैं व्युत्पन्न जमाएं। तो बैंक क्या करता है, अपनी प्राथमिक जमाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न करके मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उसी को हम कहते हैं साख सृजन या साख निर्माण की प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्राएं कई गुना बढ़ जाती है। अब ये प्रक्रिया चलती कैसे है, इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण, कोई एक व्यक्ति है ना, बैंक में जाकर पहली बार, बैंक में उसकी प्राथमिक जमा है, बैंक की प्राथमिक जमा है 10,000 रुपए, प्राथमिक जमा 10,000। यदि बैंक को अपनी जमाओं का एक निर्धारित परसेंट भाग अपने पास रखना होता है, उसको हम कहते हैं वैधानिक तरल कोष अनुपात। इंग्लिश में कहें तो हम लीगल रिजर्व रेशियो। वैधानिक तरल कोषानुपात की जो दर है वो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। हर देश में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो LRR या हम लीगल रिजर्व रेशियो कहें या हिंदी में कहें वैधानिक तरल कोष अनुपात, हर एक बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। जितनी उसकी जमाएं हैं उसका एक निश्चित परसेंट भाग बैंक अपने पास नगद रूप में रखते हैं, उसको हम कहेंगे वैधानिक तरल कोष अनुपात। माना कि जो हमारी वैधानिक तरल कोष अनुपात, वैधानिक तरल कोष अनुपात की दर है रेट या दर है ना 20%। बैंक के पास जितनी जमाएं आती है पहली बार उसका 20% उसे अपने पास रखना जरूरी है। अब देखिए बैंक क्या करता है कि जितनी उसकी परसेंटेज रखने की दर है वो उसे अपने पास रख लेगा, बाकी की जितनी रकम है वो उसको उधार देगा। लोन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के खाते में वो धनराशि जमा करा दी जाएगी। और क्या होगा, जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके खाते में जब जमा धनराशि आएगी तो वो क्या बनकर आएगी, वापस प्राथमिक जमा के रूप में आएगी। जैसे 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए बैंक अपने पास रख लेगा, 8,000 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देगा। 8,000 रुपए वापस ऋणी के खाते में जमा हो जाएंगे तो वे प्राथमिक जमा बनकर हमारे पास आ जाएंगे। 8,000 रुपए का 20% वापस बैंक अपने पास रख लेगा और 20% उसका होगा 1,600 रुपए, और बाकी का रकम बचेगा हमारा 8,000 माइनस 1,600, 6,400 रुपए वापस बैंक किसी को उधार दे देगा। फिर वापस जो 6,400 रुपए है वो ऋणी के खाते में जमा होकर प्राथमिक जमा के रूप में बैंक के पास आ जाएंगे। बैंक उसका 20%, 6,400 का 20% होगा 1,280 रुपए, ये बैंक अपने पास रख लेगा और बाकी की जो रकम बचेगी 5,120 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा 10,000 जो प्राथमिक जमा है वो ये रकम जीरो न हो जाए। इसका 20% तब तक जमा करता रहेगा या इसकी सहायता से ऋणी के खाते में डालता रहेगा जब तक कि हमारी जो 10,000 की रकम है वो जीरो न हो जाए। तो ऐसा करके हमारा बैंक 10,000 रुपए को कई गुना मुद्रा में बदल देगा। वास्तविक मुद्रा तो 10,000 रुपए ही है, लेकिन उस 10,000 रुपए मुद्रा की सहायता से जो हमारे व्यापारिक बैंक है वो मुद्रा पूर्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। इसको मैं एक तालिका के द्वारा क्लियर करना चाहूंगी। जैसे बैंक के अंदर बैंक राउंड की दर है ना, कितने राउंड में चलेगा हमारा
बैंक राउंड की दर, या हम यूं कहें बैंक हमने ले रखे ABCDE, हर व्यक्ति बैंक के माध्यम से ही देन लेन करता है, अलग अलग बैंकों में जाकर देन लेन कर रहा है, तो अलग बैंक में उसका खाता जमा करा दिया जाएगा। प्राथमिक जमा, व्युत्पन्न जमा, सेकंड बता रही हूँ मैं आपको, व्युत्पन्न जमा या बैंकों का आरक्षित कोष कितना है वो, और बैंकों का आरक्षित कोष। और थर्ड कॉलम में बनाया मैंने व्युत्पन्न जमा, व्युत्पन्न उत्पन्न की हुई, व्युत्पन्न जमा। व्युत्पन्न जमा क्या होती है? ABCDE, है ना, ABCDE 5 प्रकार से हमने बैंक लिए हैं, या बैंक के राउंड 5 रूपों में हो रहे हैं। यहाँ पर वीडियो की हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि या तो आप अलग अलग प्रकार के बैंक भी ले सकते हैं यहाँ पर, कि ऋणी के खाते में जो भी राशि दी जाएगी वो खाते के अंदर जमा करा दी जाएगी। लेकिन यदि बैंक के ही राउंड होते हैं तो हम कह सकते हैं कि 5 राउंड के अंदर बैंक काम करेगा। जैसे 5 या 10 जितने राउंड होंगे, 10,000 को जीरो करने में उतने तक चलेगा। प्राथमिक जमा मान ली हमने 10,000 रुपए। आरक्षित कोष का परसेंटेज हमने देख रखा है 20%। देखिए 10,000 रुपए का 20% हुआ 2,000 रुपए, यानी 2,000 रुपया तो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। बाकी की कितनी रकम बची? 10,000 माइनस 2,000, 8,000 रुपए ये बैंक वापस उत्पन्न कर सकता है, यानी किसी व्यक्ति को उधार दे सकता है। ये उधार की गई रकम वापस किसी बैंक के खाते में आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी प्राथमिक जमा के रूप में आ जाएगी। इसका 20%, क्योंकि बैंक के आरक्षित कोष की दर तो कितनी है? 20%। बैंक क्या करेगा? 20% अर्थात 1,600 रुपए अपने पास रख लेगा, और बाकी की रकम कितनी बचेगी? 8,000 में से 1,600 तो बैंक को रखना जरूरी है, फिर कितना बचेगा? 6400 रुपए। 6,400 रुपए बैंक किसी व्यक्ति को उधार दे सकता है। अब 6,400 रुपए वापस किसी खाते के अंदर जमा होकर आ गए, अब ये प्राथमिक जमा बन गए। अब 6,400 का 20%, यानी 1,280 रुपए, 1,280 रुपए बनेगा इसका 20%, तो 1,280 रुपया बैंक अपने पास जमा कर लेगा, और बाकी का 5,120 रुपया किसी अन्य व्यक्ति या ऋणी के खाते के अंदर जमा करवाकर उससे नई जमाएं उत्पन्न कर लेगा। वापस ये 5,120 रुपया किसी व्यक्ति के खाते में जमा हो गया, यानी प्राथमिक जमा के रूप में आ गया। इसका वापस बैंक क्या करेगा? 20% भाग अपने पास रख लेगा, यानी 1,024 रुपया। 1,024 रुपया बैंक अपने पास रखेगा, और बाकी की जो रकम है 4,096 रुपए, 4,096 रुपए किसी व्यक्ति के खाते में उधार देकर जमा कर देगा। वापस ये प्राथमिक जमा के रूप में आएगा 4,096 ये रुपए। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी जो व्युत्पन्न जमाएं हैं इनका जो रेशियो है 10,000 रुपीज न बन जाए, क्योंकि इन 10,000 रुपीज के आधार पर बैंक अनेक प्रकार की व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न कर देगा। तो देखिए बैंक इस रकम से कितनी रकम बना सकेगा, हमको केवल 4-5 स्टेप तक ही बताना है एग्जाम में, क्योंकि आप पूरे तक इसको सोल्व करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। आपको तो ये ध्यान रखना है प्रारंभिक हमारा जो नगद कोष अनुपात या प्राथमिक जमा था वो था प्रारंभिक जमा, है ना, प्रारंभिक जमा। ये इस 10,000 रुपए को बैंक देखो कितने रुपयों में कन्वर्ट करता जा रहा है। इससे ये व्युत्पन्न किया, इससे ये व्युत्पन्न किया, इससे ये व्युत्पन्न किया, और इससे ये व्युत्पन्न कर डाला, तो कुल कितनी रकम इसकी सहायता से व्युत्पन्न हो जाएगी, उसको यदि अपने को निकालना हो तो देखिए व्युत्पन्न जमाएं ये हमारी 40,000 रुपीज, हमारी कुल जमाएं हो जाएगी 50,000 रुपीज, और जो साख गुणक का मान आएगा वो आएगा हमारा 5 मल्टीप्लायर के रूप में आएगा। अब इसको कैसे निकालते हैं वो देखिए। जो हमारी कुल जमा होगी, बैंक की कुल जमा निकालने का सूत्र होगा कुल जमा का सूत्र होता है हमारी प्राथमिक जमा इंटू कुल जमाएं कैसे निकालेंगे हम? प्राथमिक जमा इंटू 1 जो हमारी LRR, जो हमारी वैधानिक तरल कोष अनुपात की दर है उसकी रेट कितनी है। तो इस वाले एग्जाम्पल पे देखें तो प्राथमिक जमा है 10,000 इंटू 1/20%। 20% का मतलब क्या है? 20/100, यानी इसके नीचे क्या लिखना होगा मुझे? 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20
इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर हमारा 50,000। यानी प्राथमिक जमा 10,000 थी और इसकी सहायता से हमने कितना 1,000 रुपया कुल बना लिया हमारा 50,000 रुपया बना लिया हमने। व्युत्पन्न जमाई कितनी आएगी इसको निकालने का भी हमारा फॉर्मूला है कि हमारी कुल जमाओं में से हम प्राथमिक जमा को माइनस कर देंगे। जो हमारी व्युत्पन्न जमाएं हैं ये निकालने का सूत्र क्या होगा, कुल जो हमारी जमाएं हैं माइनस प्राथमिक जमा कर लेंगे। कुल जमाएं आई है 50,000, प्राथमिक जमाएं 10,000, तो व्युत्पन्न जमाएं कितनी हुई 40,000। ऐसे ही देखिए साख गुणक या कितने गुना साख सृजन होगा, साख गुणक निकालने का सूत्र होगा हमारा, साख गुणक इक्वल टू होगा हमारा 1/LRR की रेट कितनी है, तो LRR की रेट यहाँ हमने क्या लिखी है 20%, 1/20%, 20% का मतलब है 1/20/100 लिखी है। ये इसके नीचे डिवाइड में है तो इसका मीनिंग क्या हो गया 100/20 इक्वल टू 5, यानी साख गुणक का मान कितना आएगा 5 गुना साख सृजित हमने कर ली है। तो साख सृजन की प्रक्रिया को आपने एक उदाहरण के द्वारा देखा कि 10,000 रुपए को किस प्रकार से बैंक ने 50,000 रुपए बना डाला। बैंक में अनेक व्यक्ति देन लेन कार्य करते हैं, कुछ व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराते हैं और कुछ व्यक्ति वहां से उधार लेते हैं। सारे व्यक्ति एक साथ बैंक से पैसा निकाल लें तो शायद बैंक फेल हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि बैंक में कुछ व्यक्ति पैसा जमा कराते हैं और रिजर्व कोष रखता है बैंक, तो आवश्यकता पड़ने पर उधार या जो भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर बैंक उनको वापस भी लौटा सकता है रिजर्व कोष अनुपात की सहायता से, और बाकी की जो धनराशि बच रही है उसकी सहायता से बैंक उधार कार्य संपादित करता है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है इसकी सहायता से बैंक जो पैसा निर्माण करता है, या हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा निर्माण जिसके द्वारा कर दिया जाता है या मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर दी जाती है, उसको हम कहते हैं साख सृजन करने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के तहत बैंक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की पूर्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए कीन्स ने कहा है कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। कीन्स ने एक वाक्य कहा है ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। ऋण जमाओं को जन्म देते हैं और जमाएं वापस ऋण को बढ़ाती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपना साख निर्माण का कार्य संपादित करते हैं। तो व्यापारिक बैंकों का जो कार्य हमने पिछले वीडियो में देखा साख निर्माण, उसकी प्रक्रिया को हमने यहाँ समझाया है कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है। अब देखो साख निर्माण या सृजन करने की जो प्रक्रिया है उसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है, हम इसके अंदर ये मान कर चलते हैं कि व्यक्ति अपने जितने देन लेन के कार्य वो कहाँ से संपादित करता है, बैंकों के माध्यम से ही संपादित करता है। जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां या जितने भी हमारे उद्योग धंधे संचालित होते हैं वो सब क्या है, उधार लेने और जमा कराने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, बैंक पर डिपेंड करते हैं। जनता में अधिकांशतः बैंकिंग आदत मानी जाती है। तो इन जहां पर औद्योगिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा है या बैंकिंग संस्थाएं अपने उच्च लेवल पर है तो वहां पर साख निर्माण की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी। मुख्य रूप से ये माना जाता है कि जनता में बैंकिंग आदत है और वे अपने सामान्यतः जितने भी कार्य देन लेन के वो बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से ही संपादित करते हैं। यदि यह मान्यता पूरी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्थाओं में साख सृजन कार्य भी नहीं होगा, या जितना कम बैंकिंग आदत होगी, जितनी बैंकिंग संस्थाएं कम होगी, उतना ही साख निर्माण और सृजन का कार्य भी कम ही होगा। अब हम इस टॉपिक के बाद हमारे बैंकों के कुछ सहायक कार्य भी आते हैं जिनके विषय में यदि अपन अध्ययन करें तो बैंकों के सहायक कार्य कौन कौन से। मुख्य कार्य तो हमने देखे, जमाएं स्वीकार करना, उधार देना, साख निर्माण करना। इसके अलावा भी बैंक कुछ हमारे लिए कार्य संपादित करता है जिनको हम सहायक कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। अब वे सहायक कार्य कौन कौन से हैं, उसमें यदि अपन चौथे प्रकार के कार्य के आधार पर देखें तो एजेंट का कार्य करता है, एजेंट संबंधी कार्य। बैंक हमारे लिए एजेंट है, एजेंट संबंधी कार्य। अब एजेंट संबंधी कार्य कौन से होते हैं, देखिए एजेंट संबंधी कार्य में बैंक हमारे लिए क्या है, जितने भी चेक हैं, ड्राफ्ट है, प्रतिभूतियां हैं, शेयर्स है, उनके आधार पर जितने देन लेन कार्य करने होते हैं उनको संपादित करता है। हम चेक के द्वारा कैश में पैसा प्राप्त कर सकते हैं या हमें किसी को भुगतान देना हो तो दे सकते हैं। तो चेक क्या करता है, विभिन्न साख पत्रों का
जो भुगतान है वो हमें देता भी है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्तियों को उनका भुगतान करता भी है। सेकंड इसके अंदर यदि अपन देखें तो हमारा जो व्यापारिक बैंक है वो चेक और ड्राफ्ट को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित करता है। जरूरी नहीं है वो हमें चेक के माध्यम से देन लेन करे, हमारे चेक और ड्राफ्ट दूसरे व्यक्तियों तक वो पहुंचाता भी है। तीसरा एजेंट संबंधी कार्य है कि बैंक हमारे ग्राहकों के लिए विभिन्न शेयरों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शेयर देता भी है और आवश्यकता पड़ने पर शेयरों को बेचने का कार्य भी हम व्यापारिक बैंकों की सहायता से संपादित करते हैं। इसके लिए हमारी संपत्ति के ट्रस्टी और प्रबंधी के रूप में भी व्यापारिक बैंक ही कार्य करते हैं। हमारी संपत्ति का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? अगर हमने कोई गिरवी रख रखी है चीज या हमने बैंक के पास कोई कागजात रख रखे हैं, उधार लेने के लिए बैंक क्या करता है, हमसे विभिन्न प्रकार के कागजात रखवाता है। तो बैंक उनकी रखवाली करने की जिम्मेदारी भी लेता है कि आपके ये कागजात हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। ये हुए बैंक के एजेंट संबंधी कार्य, जिसमें हमारे विभिन्न चेक, साख पत्रों या अन्य प्रकार के व्यापारिक बिलों का देन लेन करता है, उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करता है बैंक, और आवश्यकता पड़ने पर हमारी जो संपत्ति है उसके ट्रस्टी या प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद में अगला जो कार्य यदि अपन देखें, जनोपयोगी सेवाएं देना। मैंने चौथा और पांचवा नंबर कार्य का इसलिए लगाया है कि 3 कार्य अपन पहले मुख्य कार्यों में पढ़ चुके हैं, जमाए स्वीकार करना, उधार देना और साख निर्माण करना। अन्य प्रकार के जो कार्य हैं उसमें चौथा कार्य करके लिखा है मैंने एजेंट संबंधी कार्य, उसके बाद मैंने लिखा है जनोपयोगी सेवाएं। कौन कौन सी जनता के लिए उपयोगी सेवाएं बैंक प्रदान करते हैं? आप और हम सभी बैंक जाते हैं, बैंक हमें क्या है, एटीएम की सुविधा देता है। वहां बहुत से व्यक्तियों को लॉकर की सुविधा भी मिलती है, जहां वे अपने कीमती गहने, हीरे जवाहरात या अन्य प्रकार की जो संपत्तियां हैं उनको रख सकते हैं। इसके अलावा यात्री चेक और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी हमें व्यापारिक बैंक उपलब्ध करवाते हैं। अब है बैंक के सामाजिक कार्य कौन कौन से? बैंक समाज के लिए भी कार्य करते हैं। क्या कार्य करेंगे इसमें? अनेक लोगों को बैंक में रोजगार मिला हुआ है ना। बैंक के अंदर अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, तो बैंक में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिर हमारे जो इन्वेस्टमेंट कार्य, विनियोग है, हम उद्योग धंधे लगाने के लिए जो पूंजी लगाते हैं या नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए यदि पैसा लगा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं विनियोग। यदि बैंकिंग संस्थाएं जिन देशों में ज्यादा है तो वहाँ विनियोग भी अधिक होंगे, और बैंकिंग संस्थाएं कम है तो विनियोग भी कम मात्रा में ही होंगे। तो विनियोगों को बढ़ावा देता है बैंक, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। ये जो कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं वो हमारे समाज के लिए होते हैं या हमारे देश के लिए होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि व्यापारिक बैंकों के साख सृजन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, व्यापारिक बैंकों के जो सहायक और गौण कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। यदि इस संबंध में आपको कोई परेशानी या कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।